हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे, दूरी, विस्थापन और चाल। जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। तो गति में हमें दूरी, विस्थापन और चाल पढ़ना है। पहले गति जान लेते हैं। गति क्या होता है? जब कोई वस्तु रुकी है, अगर वो अपना एक स्थान से दूसरे स्थान बदलती है तो हम कह सकते हैं वो जो वस्तु है वो गति की अवस्था में है, या वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। अगर हम भौतिक विज्ञान में, आपको पता है वस्तु की दो स्थितियाँ होती है। एक स्थिर होती है यानी विराम अवस्था, और एक होती है गतिशील यानी गतिमान अवस्था। विराम अवस्था में क्या करता है वो कि वो अपनी जगह से मूव ही नहीं करता, यानी गति नहीं करता। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो वह स्थिर कहलाती है। जैसे पेड़ है, वो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। एक जगह हमने लगा दिया तो सालों साल वहीं पे रहेगा, तो वो हमारा स्थिर है। इमारत है, एक जगह हमने बिल्डिंग लगा दी, अब बिल्डिंग बन गई, अब वो चल के यहाँ तो नहीं जा सकती, तो इसलिए जो हमारी बिल्डिंग है वो भी हमारी स्थिर है। पर जब कोई वस्तु हमारी किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदलती है तो वह गतिशील वस्तु कहलाती है। यानी अब स्थिर वस्तु तो हमारे पेड़, इमारत वगैरह हो गई, पर आप देखिए कार जो होती है वो भी हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है। पर अगर हमने आज या कार यहाँ खड़ी करी है तो हम इसे चला के हम यहाँ पर भी ले जा सकते हैं इस कार को। तो ये हम कह सकते हैं जो कार है हमारी वो गतिशील वस्तु है। जैसे चलना, चलती कार हमारी कार नहीं होगी, सिर्फ कार गलत होगा आपका आंसर। जो चलती कार है वो आपका करेक्ट होगा। सामान्यतः अगर आपको पता है तो गति हमारी 3 प्रकार की होती है: सरल रेखीय गति, दोलन गति और घूर्णन यानी वृत्तीय गति। दोलन गति को हम आवर्त गति भी कहते हैं, आपको पता है। सरल रेखीय गति क्या होती है? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है हमारी वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में चलती है। यानी जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है वो हमारी सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरा हमारा क्या है? दोलन गति यानी आवर्त गति। इसका जो हमारा जो सबसे सही एग्जाम्पल है वो हमारा पेंडुलम है। इसमें आपको पता है पेंडुलम में 2 पोजीशन है, एक हमारा ओ है। अगर हम इसे मूव करें तो ये हमारा ए पे मूव होगा, देन ये हमारा फिर बी पे मूव होगा जाके, एंड फिर ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा। तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे देर ऐसे मूव करती है तो हमारी दोलन यानी आवर्त गति में आती है। यानी अपनी पोजीशन पे उसे आना है, बट पहले अपनी पोजीशन को वो चेंज करती है। जैसे अगर हम नाव का एग्जांपल ले लें तो आप नाव पे चढ़ोगे तो नाव वाला झूला होता है, उसमें पहले यहाँ पे वो हम असली पोजीशन पे होते हैं। पहले वो स्ट्रेट इधर जाती है, फिर वो अपना ऊपर इधर जाती है, फिर वो इधर आती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये हमारी दोलन यानी आवर्त गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करती है, एक ही निश्चित पथ है ये हमारा, आगे तो नहीं जाना उसे, पीछे भी नहीं जाना, तो ये हमारा दोलन गति यानी आवर्त गति कहलाता है। घूर्णन यानी वृत्तीय गति क्या होती है? यह गति जिसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन का मतलब ये हमारा गोला होता है। आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 मूव करती रहती है, उसे और कहीं नहीं जाना, उसे बिंदु के चारों तरफ बस गोल में घूमना है। अगर वो ऐसे घूम रही है तो वो हमारी दोलन गति होगी, पर वो गोल घूम रही है तो हमारी घूर्णन वृत्तीय गति होगी। अगर हम साइकिल का एग्जाम्पल ले लें तो साइकिल में आपके 2 पहिए होते हैं, ऐसे गोल गोल मूव करते हैं, पर हमारी जो साइकिल है अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम साइकिल का कहेंगे कि वो सरल रेखीय गति है। पर साइकिल के पहियों की बात हुई तो हम घूर्णन यानी वृत्तीय गति भी कहेंगे। हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति सबसे साधारण प्रकार की गति है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें जब कोई निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही निर्धारित करता है कि वस्तु हमारी विराम अवस्था में या गतिमान अवस्था में। यानी अगर हमारा पेड़ यहाँ पे लगा है तो वो उसका ऑर्गन यानी मूल बिंदु है। अब यहाँ से वो मूव कर गया, यहाँ पे कभी हमने देख लिया तो हम नहीं बता सकते कि ये गतिमान में है या विराम अवस्था में। तो वो जो हमारा मूल बिंदु होता है वही हमें बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में। जब कोई वस्तु, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बताया जब कोई वस्तु अपने मूल शब्द बिंदु से हटती है और वह गति करती है तो समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा किए गए
तो हम इसे मान लेते हैं ए से लेके उसने बी तक मूव करा एंड फिर सी से मूव करा, तो ये हमारा 3 मीटर, ये हमारा 4 मीटर। अब 3 से लेके 3 4 ये हमारा पूरा उसने कितना किया, 7 मीटर मूव करा। तो ये हमारा जो बीच में उसने ए और लेके सी से लेके जितना भी बीच में उसने दूरी तय करी वो हमारी कुल दूरी होती है। पर इसमें हमारा अलग होता है। अब उसने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी अब प्रारंभिक स्थिति तो हमारी ए है, दोबारा बना लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति हमारी ए है और अंतिम स्थिति हमारी सी है। यहाँ से यहीं तक तो गई। अब यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस लगाया, 7 मीटर लगाया, ये 4 ये 3, तो 7 सेंटीमीटर लगाया, नहीं सॉरी 7 मीटर लगाया। अब उससे बताना है कि सबसे कम दूरी यानी सबसे न्यूनतम दूरी, तो हम ए को ऐसे भी तो ले जा सकते हैं, ए को सी से ऐसे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा विस्थापन कहलाता है। यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये हमारी सदिश राशि होती है। ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ये हमारी धनात्मक भी हो सकती है। इसकी ऐसा ही पद्धति के अनुसार इसे भी हम मीटर में मापते हैं। अगर हम देखें तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है यानी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो ये हमारी 3 मीटर यानी परपेंडिकुलर बेस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर प्लस में अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा इस वाले से हमने p मान लिया, तो ये हमारे p के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 + 16 करेंगे तो 25, तो 25 p के स्क्वायर के इक्वल होगी। स्क्वायर हटाएंगे, 25 का रूट करेंगे तो 5 यानी p हमारी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो कि इन दोनों से सबसे शॉर्टेस्ट यानी 7 मीटर से छोटा सबसे रास्ता यानी 5 मीटर का रास्ता है। जैसे यहाँ पे हमें डायग्राम में भी दे रखा है ए से सी तक की दूरी, कुल दूरी हमारी 3 और 4 करेंगे तो 7 मीटर आएगी, पर हमने ए से सी तक की न्यूनतम दूरी हमने 5 मीटर आई। तो ये दूरी जो हमारी ये विस्थापन थी। आगे हमें दे रखा है चाल। अब हमने दूरी के बारे में पढ़ लिया, जो विस्थापन के बारे में पढ़ लिया, ये हमारी गति के अंदर आते हैं। अब चाल के बारे में हम देख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी अगर हमारी कोई वस्तु है, जैसे ये हमारी कार है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, तो यहाँ पे ये जितना मूव कर रही है वो समय भी तो ले रही है जितना मूव कर रही है और कितना मूव कर रही है। अगर ये 2 मीटर मूव कर रही है 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं इसे मूव करने के लिए, इसे चलने के लिए, इसे दूरी तय करने के लिए टाइम भी लग रहा है और दूरी का जो है दूरी भी लग रही है। तो किसी वस्तु को अगर द्वारा इकाई समय में यानी कितने भी समय में तय की गई दूरी हमारी चाल कहलाती है। यह भी एक आदिश राशि होती है। ऐसा ही पद्धति के अनुसार हम इसे मीटर पर सेकंड में यानी मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं। इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी ज़्यादातर जो होता है, मैंने आपको बताया, औसत चाल में करती है। अगर यहाँ पे 3 मीटर करा, यहाँ पे 5 मीटर करा, तो हमें तो औसत चाल निकालनी है। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो औसत चाल को हम v से डोनेट करते हैं। तय की गई कुल दूरी को हम s से और लिया गया कुल समय हमारा t से। तो v = s/t हमारा फॉर्मूला आता है। यानी v = s/t। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ से ज्ञात की जाती है, या किसी वस्तु की दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है। अब वस्तु की विभिन्न अवस्थाएं भी होती हैं। एक समान गति यानी सीधी रेखा पे कर रही है, यानी ये एक समान है। अब वस्तु विराम अवस्था में हम जब होगी जब वो सीधी रेखा x के समांतर होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे x के समांतर है। ये जो लाइन है ये तो हमारी समांतर रेखाएँ हैं। अब ये हमारी x है तो ये भी हमारी x ही हो सकती है। ये इसके समांतर है, तो ये हमारी जो वस्तु है वो विराम अवस्था में होगी अगर समांतर है तो। और ये हमारी असमान है, ये हमारी समान थी, असमान है। डिफरेंस पता चल गया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद करने हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी पूरा पढ़ा है अच्छे से ऊपर। तो दूरी पे आप लिखेंगे, किसी वस्तुमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ये केवल परिणाम को व्यक्त करती है। ये एक आदिश राशि है और दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये वस्तु द्वारा दिए गए रास्ते पर निर्भर रहती है। विस्थापन क्या करता है, ये किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये परिणाम और दिशा दोनों को व्यक्त करती है। ये एक सदिश राशि है। विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ये वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर भी निर्भर नहीं करता।
आगे आपका प्रश्न नंबर 2 है, ये एक कार आपकी 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो आप इसका आंसर करेंगे। तो औसत चाल हम v से डोनेट करते हैं, तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय, यानी v इक्वल टू एस अपॉन में टी। तो आप देखेंगे v औसत चाल निकालने के लिए हमारी तय की गई कुल दूरी निकालनी है, तो पहले 20 थी फिर 20 थी, तो 20 + 20 हमारा 40 हो जाएगा। और टाइम कितना था? पहले 5 सेकंड फिर 3 सेकंड, तो 5 और 3 8, तो 40 बटे में 8 को अगर हम बांटेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड हमारा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गई दूरी समय ग्राफ में वस्तु ए बी सी और किसकी गति की दर सबसे अधिक है, वो आपको बताना है। तो आप इसका आंसर करने से पहले इसे समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम ग्राफ पे बनाते तो हम इसे करते हैं ना, इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 और ये हमारा 5 होता, इतना होता हमारा। और इसे हम मीटर में लेते तो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और ये हमारा 30 मीटर होता हमारा ये 30 मीटर। अब ये हमारा इससे ऐसे जॉइंट हो रहा है, ये हमारा इससे ऐसे जॉइंट हो रहा है, तो हम देखेंगे ये हमारा ए है वो हमारा 3 सेकेंड 30 मीटर, और ये हमारा जो सी है वो हमारा 4 सेकेंड 25 मीटर, और ये हमारा बी जो है वो हमारा 4.5 सेकेंड और ये हमारा 20 मीटर ले रहा है। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा कम समय 3 सेकेंड होता है, 4.4 सेकेंड से या 4 सेकेंड से सबसे कम 3 सेकेंड, और सबसे ज़्यादा दूरी हमारी 30 मीटर है। तो ए ने हमारा कम समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय की गई, तो हमारा ए जो है वो सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, ये हमें पता चल गया। तो आप इसका आंसर करेंगे, ए की गति दर सबसे अधिक है क्योंकि ए कम समय में सबसे ज़्यादा अधिक गतिशील है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।